पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल सर्जिकल के बारे में। मेडिकल सर्जिकल में हम हमने आप सबको, हमें भी और आपको भी पता होगा, सबसे वास्ट सिलेबस होता है हमारा मेडिकल सर्जिकल का। मेडिकल सर्जिकल में हम किसी भी एक अडल्ट की कंडीशन, क्रोनिकली इल और एक्यूट इल पेशेंट के कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको हमने डायग्नोज कैसे किया और एक उसको प्रॉपर केयर जो हमें देनी होगी किसी डिज़ीज़ के रिगार्डिंग। तो मेडिकल सर्जिकल में हम वही सब रीड करते हैं। तो मेडिकल सर्जिकल में हम किसी भी डिज़ीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए उसकी स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन से। जैसे कि हमारी डेफिनेशन क्या होगी, हमें डिज़ीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वो डिज़ीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिज़ीज़ है, वो हमारी कार्डियक से रिलेटेड डिज़ीज़ है, वो हमारे ब्लड के डिसऑर्डर से रिलेटेड डिज़ीज़ है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो हमारे वो डिज़ीज़ कंडीशन क्या है, वो हमारे कौन से ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही है और कौन से सिस्टम से रिलेटेड वो डिज़ीज़ है। जैसे कि मैंने बताया रेस्पिरेटरी से हो सकती है, कार्डियक से हो सकती है, ब्लड से हो सकती है, हमारे गैस्ट्रिक से हो सकती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में हम यही पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा कॉज को हम कई लोग उसको कॉजेज़ को इटियोलॉजी भी बोलते हैं और कॉजेज़ भी बोलते हैं। बोथ थिंग्स आर सेम, हम इटियोलॉजी भी बोल सकते हैं और कॉजेज़ भी बोल सकते हैं। हमारा अगर हिंदी में मैं स्पष्ट साफ शब्दों में कहूँ तो कॉजेज़ का मतलब होता है कारण। उस जो भी हमारी डिजीज़ कंडीशन हुई है उसको होने के कारण क्या है, वजह क्या है, ये हम पता लगाते हैं इटियोलॉजी में या आप कह सकते हैं कॉजेज़ में। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम। थर्ड स्टेप हमारा किसी भी डिज़ीज़ कंडीशन को करने का आता है साइन एंड सिम्टम। अब हमारी डिज़ीज़ हो गई है तो हमें कैसे पता उसमें क्या सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, पेशेंट में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर मलेरिया है तो उसको सिम्टम क्या आ रहा है कि ठंड के साथ बुखार आ रहा है, दैट इज़ आवर साइन एंड सिम्टम। सुबह शाम फीवर आ रहा है, ठंड के साथ आ रहा है, चिल्स के साथ, तो ये हमारा मेन सिम्टम्स हो जाता है मलेरिया का। ऐसे हर डिजीज़ कंडीशन में अपने अपने साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम अगर हिंदी में बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स को हम कहते हैं चिन्ह व लक्षण। किसी बीमारी के होने के क्या चिन्ह हैं, क्या लक्षण है। जैसे कि मैंने आपको मलेरिया का एग्जांपल दिया है, या हम हार्ट अटैक को ही ले लेते हैं। तो हार्ट अटैक में क्या होगा कि हमारे लेफ्ट हैंड में पेन होता है, पेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर हमारे हार्ट तक जाता है और स्वेटिंग होती है, दैट इज़ अ साइन। सिवियर पेन होता है, दैट इज़ अ साइन एंड सिम्टम और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट अटैक। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम है। फिर दैट इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ डूइंग अ डिजीज़ कंडीशन इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है कि भाई हमने डिज़ीज़ की डेफिनेशन भी देख ली, हमें पता भी चल गया क्या कौन सी डिज़ीज़ है और हमने उसके कारण भी पता कर लिए हैं। फिर हमने उसके चिन्ह भी हमने देख लिए, लक्षण क्या आ रहे थे। फिर हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आ जाएगा इन्वेस्टिगेशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से मतलब है हमारा इन्वेस्टिगेशन कि हम उससे रिलेटेड अब कौन कौन से टेस्ट कराएंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट अटैक ही आप देख सकते हो, तो हार्ट अटैक से रिलेटेड हम हार्ट के इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। उसमें हमारे इको आ जाएगा, हमारी ईसीजी आ जाएगी, ट्रोप्टी आ जाएगा। तो ये हमारा आइडेंटिफाई करने के लिए जो जांच हम कराएंगे, जो इन्वेस्टिगेशंस हम कराएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर हमारा फिफ्थ और लास्ट स्टेप आ जाता है मैनेजमेंट। मेडिकल सर्जिकल में हमने सब कुछ देख लिया है, डिजीज़, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। लास्ट फाइनल आ गया हमारा मैनेजमेंट। हमने डिजीज़ का पता कर लिया, होते हुए भी देख लिया, उसके लक्षण भी देख लिया और लास्ट एंड फाइनल आ गया हमारा मैनेजमेंट। अब हमें उसको ट्रीट करना है। मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट इज़ द सेम थिंग। उसमें हमारा सब कुछ आ जाएगा, मेडिकल मैनेजमेंट भी आ जाएगा, हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट भी आ जाएगा। इफ़ द डिज़ीज़ नीड सर्जरी, अगर उस डिज़ीज़ में सर्जरी की ज़रूरत है तो उसमें हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो ये डिपेंड अपॉन टू डिज़ीज़ कंडीशन, उसको डिज़ीज़ क्या है। तो हमारा लास्ट स्टेप हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने पेशेंट को ठीक करना है, हमने उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, हमने उसको कौन कौन सी मेडिकेशंस दी और हमने उसको कैसे ठीक किया, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन दी या हमने उसको सर्जरी पे डॉक्टर ने उसको सर्जरी प्रिस्क्राइब की। तो वो सब हमारा आ जाता है मैनेजमेंट में।
तो ये मेरा एक ब्रीफ सा आइडिया था आपको कोई भी डिजीज़ कंडीशन को करने के बारे में इन मेडिकल सर्जिकल सीधे साफ शब्दों में। फिर हमारा आ जाता है आज का हमारा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल सर्जिकल में अनीमिया। अनीमिया आप सबको पता होगा कि अनीमिया एक हीमोलाइटिक डिजीज़ है, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट प्रीवियस 5 to 10 मिनट्स पहले मैंने बताया था कि हमारी डिजीज़ कंडीशन डिपेंड करती है कि हमारे कौन से सिस्टम से रिलेटेड है और हमारे कौन से ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही है। हर मेडिकल सर्जिकल में हर चीज़ का अपना अपना सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अनीमिया, ये हमारे ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो ये हमारा किस में आएगा? ब्लड डिसऑर्डर में, बिकॉज अनीमिया जो है हमारा हीमोलाइटिक डिजीज़ है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हीम जहाँ पे वर्ड आ जाता है वो हमारा जुड़ा हुआ है ब्लड से। हीम वर्ड जहाँ पे आ जाता है वो हमारा जुड़ा हुआ होता है ब्लड से रिलेटेड चीज़ होती है वो हमारी, जैसे हीमोलाइटिक हो गया, हीमोलाइसिस हो गया, एनीथिंग, तो वो हमारा रिलेटेड होता है ब्लड से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि अनीमिया हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अनीमिया चीज़ क्या होती है? आप सब लोगों ने हमारे डेली रूटीन में हम बहुत बार सुनते हैं अनीमिया, कि इसको अनीमिया हो रखा है। हम सबको पता है, हम हिंदी में क्या बात करते हैं कि अनीमिया क्या है? अनीमिया है हमारा खून की कमी हो जाना। अगर आप नॉन मेडिको किसी इंसान से बात कर रहे थे तो वो क्या बताएगा कि अनीमिया हो गया तो मतलब शरीर में खून की कमी हो गई। बट एग्जैक्टली क्या होता है कि अनीमिया हमारा होता है हीमोग्लोबिन की कमी ब्लड में और आरबीसी की कमी हो जाना। आरबीसी हमारा क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की कमी हो जाना, जितनी हमें चाहिए, आरबीसी जितना हमें चाहिए और हीमोग्लोबिन जितना हमें चाहिए हमारे ब्लड के अंदर, वो लेस देन नॉर्मल से कम हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड अनीमिया। जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं, अनीमिया इज ए कंडीशन इन विच द रेड ब्लड सेल्स काउंट और हीमोग्लोबिन लेस देन नॉर्मल। हमारा ब्लड काउंट नॉर्मल से कम आ जाए, किसका? आरबीसी का या हीमोग्लोबिन लेवल का। तो हमने देखा कि आप सबको पता है कि मेल में और फीमेल में डिफरेंट HB होना चाहिए, मेल में थोड़ा सा ज़्यादा और फीमेल में थोड़ा सा कम। तो हमारे नॉर्मल रेंज क्या है? अब हमारा नॉर्मल HB लेवल इन ह्यूमन, एक अडल्ट ह्यूमन में, क्योंकि न्यूबॉर्न का हीमोग्लोबिन लेवल अलग होता है और ओल्डर का अलग होता है, और रिक्वायरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन प्रेग्नेंट वुमेन वो हमारा डिफरेंट होता है। तो हमने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया है मेल का और फीमेल का। हमारा मेल में नॉर्मल HB लेवल होना चाहिए 13.5 और फीमेल में हमारा होना चाहिए 12 ग्राम। ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है एक अडल्ट पर्सन का। तो फिर उसके बाद हमने देख लिया कि हमारा नॉर्मल लेवल इतना होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अब कंडीशन सीवियर है, मॉडरेट है, वो कैसे ट्रीट हो सकती है, तो उसके लिए हमारी जो WHO है उसने एक ग्रेड का सिस्टम रखा है कि ग्रेड 1 में कितने से कितने तक के ब्लड के लोग आएंगे, ग्रेड 2 में किस में आएंगे, ग्रेड 3 में क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। ग्रेड 1 में हमारा आता है कि अगर 10 ग्राम तक हमारा नॉर्मल लेवल है, हमने मेल फीमेल हमने देख लिया, नॉर्मल लेवल हमारा 3.5 या मेल, फॉर एग्जांपल आप फीमेल को ही एक ले लीजिए, अगर हमारा 10 तक है, 12 से 10 तक है, तो हम उसको किस में लाएंगे? माइल्ड अनीमिया में। हम उसको काउंट करते हैं माइल्ड अनीमिया में, और वो हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा ग्रेड 1 में, हमने उसको ग्रेड 1 में रखा है क्योंकि उसका हमारा नॉर्मल तो था 12, हमने 12 था, और अब हमारा 10 तक, 12 से कम और 10 तक हमारा क्या आएगा? ग्रेड 1 और माइल्ड अनीमिया। फिर हमारा दूसरा आ जाता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में हमने थोड़ा सा उसको ब्लड के लेवल को, जो हमारा HB का लेवल है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, तो कम हो गया, तो उसको हमने रख दिया ग्रेड 2 में। वो हमारा क्या है? 8 से 10 से कम और 8 तक का हमारा आ जाता है मॉडरेट अनीमिया में, जिसको हम कहते हैं ग्रेड 2 कैटेगरी में हमने उसको रखा है। फिर आ गया हमारा, अब पहले उसका 12 था, 12 से 10 हमारा माइल्ड में आया था, फिर उसका 10 से भी कम हो गया, वो 8 तक पहुंच गया, तो हमने उसको कैटेगरी 2 में रख दिया। अब आएगा अगर 8 से भी कम है हीमोग्लोबिन लेवल, तो हम उसको किस में रखेंगे? फिर वो हमारा आ जाएगा ग्रेड 3 में।
बिलो 8, अगर हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल बिलो 8 है, 8 से भी कम है, तो उसको हम कहेंगे सीवियर एनीमिया। आपको पता है कि कैटेगरीज किसी भी डिजीज़ कंडीशन को या किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए हम उसको 3 कैटेगरी में रखते हैं, सबको नहीं बट कुछ को। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड होता है थोड़ा सा कम, कि उससे काम चल जाएगा, थोड़ा सा अगर उसमें हम केयर प्रोवाइड करेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा मॉडरेट, थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा सीवियर जब जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, वो मॉडरेट कंडीशन आ जाती है। फिर हमारा आ जाता है फिर हमारा आ जाता है सीवियर। सीवियर मतलब हो गया है कि कंडीशन सीवियर है, शी नीड अ प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है या सीवियर कंडीशन में वो आ गया है, तो उसको अब हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ कॉम्प्लेक्स सीवियरिटी और बढ़ सकती है और कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा आ सकती हैं। तो ये था हमारा सीवियर। फिर आ जाएगा हमारा ग्रेड 4। ग्रेड 4 जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम सीवियर कंडीशन को ट्रीट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स वो ग्रेड 4 में आ जाएगा। और ग्रेड 4 हमारी कंडीशन होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब कि आपकी जान भी जा सकती है और जान पे बन सकती है और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। दैट इज़ अ ग्रेड 4 कंडीशन। तो मैं जैसे फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ, हमारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लेवल हमने मेल और फीमेल अलग अलग रखा गया है, क्योंकि मेल बॉडी में थोड़े हैवी होते हैं रेदर देन फीमेल। मेल का हमने नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल रखा है 13.5 और फीमेल का रखा है हमने 12 ग्राम। ओके, आफ्टर दैट हमने एक कैटेगरी रखी है। कैटेगरी में हमने ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 एंड 4 में हमने उसको डिवाइड किया है, जिसमें हमारा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। ग्रेड 1 में है हमारा अगर 10 ग्राम तक हमारा हीमोग्लोबिन है तो हमारा माइल्ड में आएगा, माइनर सी प्रॉब्लम है कि वो मैनेज हो सकता है। फिर ग्रेड 2 में हमारा आ जाएगा 8 to 10 ग्राम, 10 ग्राम से भी कम, और वो हमारा आ जाएगा 8 तक। तो इसमें हमारा आ जाता है, इसको हम कहते हैं मॉडरेट, बीच का। अभी वो ट्रीट हो सकता है, मतलब अभी उसको हम मैनेज कर सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। फिर हमारा आ जाता है ग्रेड 3, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन लेवल 8 से भी कम आ जाएगा, उसको हमें सीवियर अटेंशन देने की ज़रूरत है पेशेंट को। फिर हमारा उससे भी कम अगर आ जाता है तो ये आ जाता है हमारा ग्रेड 4, जिसको हम कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। मेरे ख्याल से ये आप सबको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल अनीमिया क्या होता है, नॉर्मल लेवल क्या होता है अनीमिया का, और हमने उसको किस किस ग्रेड में रखा है। आफ्टर दैट अब हमारा आ जाएगा कॉजेज ऑफ अनीमिया। हमने डेफिनेशन कर लिया है, हमने उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया। फिर हमारा हम पढ़ रहे हैं कॉजेज, जो कि ये है। मैंने पहले भी बताया कॉजेज को हम कहते हैं इटियोलॉजी भी हम कह सकते हैं और उसको कॉजेज भी कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कारण, बीमारी के कारण। अनीमिया हमें पता चल गया हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना ब्लड के अंदर। अब उसका कारण क्या है, हमारा उसमें कारण है एक्सेसिव ब्लड लॉस। एक्सेसिव ब्लड लॉस। अब हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस कैसे हुआ, वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि भाई कोई इंजरी हो गई है जिससे बहुत सारा ब्लड निकल गया है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई इंजरी हो गई है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या इंटरनल ब्लीडिंग, जिससे कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी कारण से। फिर आ जाता है हमारा लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा है कि हमारा डेफिनेशन का मतलब क्या है कि आरबीसी जो है वो प्रॉपर उनका सेल काउंट कंप्लीट नहीं हो पाता, मतलब जितना हमें रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की उतना ना हो के कम हो जाए। तो ये तो हमारा दूसरा हो गया लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी हमें जितनी चाहिए उतनी ना बन के उससे कम मात्रा में हमारे शरीर में बन रही हो, तो उसको हम कहेंगे लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। फिर हमारा तीसरा रीज़न आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डिस्ट्रक्शन का मतलब है यहाँ पे टूट जाना। अब हमें आरबीसी हमारे शरीर में बनती है, हम सबको पता है कि हमारी लाइफ स्पैन कितनी होती है आरबीसी की, 120 डेज़। 120 दिन हमारी लाइफ स्पैन जो हमारी आरबीसी की होती है 120 डेज़ मानी जाती है। अगर आरबीसी 120 डेज़ में पूरी ना होके पहले ही टूट जा रही है
तो हमारे फॉर्मेशन कैसे होगा, हमारा ब्लड सेल काउंट हमारा कंप्लीट कैसे आएगा। हमारी चीज़ बन रही है और वो पहले ही टूट जा रही है। आरबीसी में सेम, इसमें हमारे ब्लड में सेम यही हो रहा है, तो हमारे कंप्लीट काउंट नहीं आ पाएगा। फाइन। तो ये हमारे एक्सेसिव ब्लड लॉस, लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब कम बन रही है, हमें 10 की ज़रूरत है वो चीज़ 8 बन रही है, तो हमारी रिक्वायरमेंट बॉडी की वो कैसे पूरी होगी। फिर तीसरा पॉइंट आ जाए डिस्ट्रक्शन, मतलब टूट जाना। अब बन तो रही है लेकिन वो टूट जा रही है, तो भी हमारा आरबीसी की काउंट है जो कम आ जाएगा, रेड ब्लड सेल्स का काउंट ऑटोमेटिकली हमारा कम आ जाएगा। तो ये हमारे मैंने जो कॉजेज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए आपको। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है साइन एंड सिम्टम। कॉजेज किसी भी डिजीज़ कंडीशन को करने के लिए, उसके बाद हम उसके देखते हैं, डेफिनेशन हमने देख ली, हमने उसके कॉजेज हमने देख लिए हैं, उसके बाद हम उसको साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके चिन्ह क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो हमने उसके चिन्ह और लक्षण देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या पेशेंट ने बताया, फैटीग मतलब होता है हमारा थकावट। कोई भी हम काम करेंगे, काम कम करेंगे और हमें थकावट ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ अनीमिया। फिर आ जाएगा हमारा लेस एनर्जी, हमें हमेशा एनर्जी, हमें लगेगी कि हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होगी। थोड़ा सा काम करेंगे ऐसा लगेगा कि पता नहीं हमने कितना सारा काम कर दिया है और हमें वीकनेस फील होती रहेगी। बिना काम किए भी हमें वीकनेस, शारीरिक रूप से वीकनेस फील होगी। फिर आ जाएगा हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमारा आ जाएगा, जिसमें कि हमें सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जल्दी हमारे अंदर सांस की कमी हो, हमें ऐसा लगेगा कि हम सांस ठीक से नहीं ले पा रहे और कमी हो रही है ऑक्सीजन की एनवायरनमेंट के अंदर, और तो हम जल्दी सांस लेने की कोशिश करेंगे, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। इसका क्या कारण होता है कि हमारा आरबीसी और जो हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर हमारा होता है ऑक्सीजन, उसी के थ्रू हमारे शरीर में ऑक्सीजन मिल पा रही है। बट क्या होगा जब हीमोग्लोबिन ही कम है तो हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से कैसे होगी। तो ऑफकोर्स बात है, जब हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो हमें ब्लड की डेफिशिएंसी से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर हमारा पॉइंट आ जाएगा पैल्पिटेशन। आप सबको पता है, थोड़ा सा घबराहट हाथ पैर में, पैल्पिटेशन फील होगी हाथ पैर में। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा लुकिंग पेल इन कलर। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा, जब जो डॉक्टर होता है हम उसको दिखाने जाते हैं, कोई ब्लड से रिलेटेड अगर हमारी कोई प्रॉब्लम होती है या उस कंडीशन में ब्लड का कोई रोल होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपकी आइज़ चेक करता है इस तरीके से कि जीभ दिखाइए, आँख दिखाइए, येलोइश कलर तो नहीं है, पेल तो नहीं है, पीलापन तो नहीं आ रहा है, ये तो करता है डॉक्टर। लेकिन आम तौर पे हम आम रूप से देखें तो हम एक दूसरे को देखें, तुम बड़ा मतलब पीला नज़र आ रहे हो, क्यों, तुम्हारे अंदर क्या खून की कमी तो नहीं हो गई है। ये तो हम सबको भी पता है कि पीलापन जब आना शुरू हो जाए, बट ये एग्जैक्टली सेम इसी में नहीं है, ये हमारा जॉन्डिस में भी पीलापन आता है। बट एक रीज़न ये है कि लुकिंग इन पेल इन अनीमिया, पेल दिखना भी एक लक्षण है अनीमिया का। फिर हमारा आ जाएगा कोल्ड फीट एंड हैंड, हमें हाथ पैर अपने ठंडे महसूस होंगे हर समय, सर्दी के मौसम में भी और गर्मी के मौसम में भी हाथ पैर का ठंडा रहना। हेयर लॉस, आमतौर पे हेयर लॉस तो सभी को होता है, बट अनीमिया की कंडीशन में हेयर लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो, बिकॉज हेयर और स्किन के लिए हमें नीड होती है प्रोटीन की, ये सब चीज़ों की, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, बट अगर हमें प्रॉपर वो नहीं मिलेंगे तो ऑफकोर्स हेयर लॉस होगा ही होगा। फिर सेकंड आ जाता है इंक्रीज हार्ट प्रॉब्लम, हमारी हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने लगेंगी, लाइक चेस्ट पेन, एंजाइना, इस तरीके की सब चीज़ें बढ़ने लगेगी। हमें बर्डन फील होगा कि हमारे हार्ट पे प्रेशर कोई पड़ रहा है, ये हार्ट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमें फील होनी शुरू हो जाएंगी। और चेस्ट पेन एंड एंजाइना इन सीवियर केसेस,
एंजाइना भी आपको बताया, और चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, ये हमारा आ जाएगा जो एनीमिया के सीवियर कंडीशंस होंगी कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है और एनीमिया की मतलब कोई 3rd या 4th ग्रेड में ही पेशेंट पहुंच चुका है, तो ये सीरियस केसेस में ऐसा भी हमारा हो सकता है, इवन हार्ट अटैक तक भी हो सकता है। फिर हमारा टैकीकार्डिया, आपको पता होगा टैकीकार्डिया क्या होता है। टैकीकार्डिया मतलब होता है इंक्रीज हार्ट रेट, टैकी मतलब बढ़ना, कार्डिया मतलब हमारी हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट। फिर आ जाएगा हमारा टैकीपीनिया, जैसे कि मैंने बताया टैकी मतलब होता है बढ़ना, पीनिया मतलब है यहाँ पे रेस्पिरेशन। टैकीकार्डिया और टैकीपीनिया ये हमारे 2 मेडिकल टर्म्स हैं, जिसमें टैकीकार्डिया होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना, टैकीपीनिया होता है हमारा रेस्पिरेशन का बढ़ जाना। ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन बढ़ेगी क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारे ब्लड के अंदर, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, तो जल्दी सांस लेंगे तो टैकीपीनिया हो गई। फिर आ जाएगा हमारा वेट लॉस, अब हमें हर चीज़ की कमी हो है तो वेट तो कम होना ही होना है, वेट कैसे बढ़ सकता है, वेट लॉस हो जाएगा। और नमनेस हमारा हो जाता है सुन्न होना, हाथ पैर जल्दी सुन्न होंगे, नमनेस मतलब सुन्नपन, ठीक है। तो फिर ये हमने पढ़ लिया है डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम। अब हमारा आ जाता है कि मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया बताया है अनीमिया के बारे में। अनीमिया के डेफिनेशंस हमने कर ली है, हमने उसके कॉजेज हमने पढ़ लिए हैं, हमने साइन एंड सिम्टम्स हमने उसके पढ़ लिए हैं। अब हमारा आ जाता है कितने टाइप का अनीमिया होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे लिखा है, मैंने शुरुआत की है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से, प्लास्टिक अनीमिया से, प्रीशियस अनीमिया से, सिकल सेल अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया, थैलेसीमिया भी होता है। बट मैंने आपको जो एक बेसिक जो होते हैं अनीमिया के टाइप्स वो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किए हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हमारा क्या है? ड्यू टू लो लेवल ऑफ आयरन, जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड में कमी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जो कि आमतौर पर बहुत लोगों में बहुत कॉमन पाया जाता है, स्पेशली इन फीमेल्स। आपने देखा होगा कि जब फीमेल कोई प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको प्रिस्क्राइब करती है आयरन और फोलिक एसिड के कैप्सूल्स, आप सबने देखा होगा। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में ऑलरेडी हीमोग्लोबिन की इतनी कमी रहती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ऑटोमेटिकली डबल उसको रिक्वायरमेंट है, वो पहले से ही वीक है, तो इसलिए हर फीमेल वुमेन को हम आयरन और फोलिक एसिड के प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन और फोलिक एसिड के हम कैप्सूल्स स्टार्ट कर देते हैं। ये अनीमिया, इसमें क्या हो जाता है, हमारा लो लेवल ऑफ अनीमिया हो गया है हमारे ब्लड के अंदर, जिसको हमने आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कह दिया। अब इसका कारण क्या है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्यों होता है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हमारा होता है ऑन गोइंग ब्लीडिंग, किसी वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही हो। अब वो हमारा कंटिन्यू ब्लीडिंग हो सकता है हैवी पीरियड्स के कारण, किसी सर्जरी के कारण हमारी ब्लीडिंग रह सकती है, कोई हमें कैंसर हो, स्टमक अल्सर हो, तो इन सब रीज़न के कारण हमारी ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है, जिसकी वजह से हमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें